नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल इत्यादि में नामांकन के लिए तैयारी करा रहे हैं या आप सीटेट, बीपीएससी या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए और हमारे चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़िए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सीटेट जो है से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 खेल का मैदान, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन सी सभागार और ऑप्शन डी घर। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। प्रश्न नंबर 2 है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। देखिए इसमें निगेटिव चुनना है। तो ये है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, बी है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, उसके बाद से सी है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, डी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। ए है पियाजे को, बी है पावलोव को, सी है कोहलबर्ग को, डी है स्किनर को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा चलिए बताइए। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पियाजे को। ठीक है। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी दूरस्थ शिक्षा का, डी गैर औपचारिक शिक्षा का। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ए है बौद्धिक विकास का, बी है शारीरिक विकास का, सी सामाजिक विकास का, डी संवेगात्मक विकास का। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्धिक विकास का। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा दल या समूह में रहने की अवस्था, बी हो जाएगा अनुकरण करने की अवस्था, सी हो जाएगा प्रश्न करने की अवस्था, डी हो जाएगा खेलने की अवस्था। तो देखिए इसमें पूछा है कि पूर्व बाल व्यवस्था की विशेषता नहीं है, निगेटिव चुनना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी खेलने का अवस्था। ठीक है। ऑप्शन डी खेलने का अवस्था। 9 नंबर प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ए है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बी स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, सी आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। 10 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी है इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, सी है बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, डी है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, परामर्श का उद्देश्य है ए बच्चों को समझना, बी बच्चों की कमियों का कारण पता करना और सी बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से हमें सत्य कथन चुनना है। ए है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। और सी है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। डी है, बच्चे यथावत वहीं सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, बच्चे अपने ज्ञान में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। सी, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। डी, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना, इस ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना इस प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ए, स्नेह का। बी, विश्वास का। सी, सम्मान का। डी, ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 15 है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए, प्रतियोगिता की भावना को। बी, सहयोग की भावना को। सी, प्रतिद्वंदिता की भावना को। और डी, तटस्थता की भावना को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो ए, वह संदेहनात्मक रूप से संतुलित है। बी, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। सी, वह अत्यधिक संवेदनशील है। डी, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए, आजीविका कमाना। बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। सी, पढ़ना एवं लिखना सीखना। और डी, बौद्धिक विकास। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा बच्चे का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 18 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह बच्चा क्या है? तो ए, सामान्य बुद्धि। बी, प्रखर बुद्धि। सी, उत्कृष्ट बुद्धि। डी, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ए, सभी विषयों का मूल्यांकन। बी, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। डी, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो ये है, शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए। बी है, शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए। और सी है, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। डी है, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर जो है बाद में समझ कर देना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ए, जब शिक्षक फुर्सत में हो। बी, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। सी, कुछ समय के पश्चात। डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। 22 नंबर प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो ये, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। सी, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है ए, 6 से 14 वर्ष। बी, 7 से 13 वर्ष। सी, 5 से 11 वर्ष। और डी, 6 से 12 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ए, अध्यापन विषय का। बी, बाल मनोविज्ञान का। सी, शिक्षा संहिता का। डी, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन डी। ऑप्शन 25 है, बच्चे के विकास को सिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है, तो इसमें सत्य कथन चुनना है। ऑप्शन ए है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। बी, विकास पैर से सिर की ओर होता है। सी, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ए है स्थान संबंधी बुद्धि। बी है भावनात्मक बुद्धि। सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। डी है भावात्मक बुद्धि। तो यहाँ जो है आंसर हो जाएगा भावनात्मक बुद्धि। ठीक। अगला प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन।
चुनना है। तो ये है सेंसरी तंत्रिका तंत्र, बी है प्रारंभिक संचालन क्रिया, सी है मूर्त संचालन क्रिया, डी है औपचारिक संचालन क्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मूर्त संचालन क्रिया। प्रश्न नंबर 28 है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती है? ए स्वीकार्यता, बी प्रतिरोध, सी क्रांति, डी अनुकूलन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास, बी व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। 30 नंबर प्रश्न है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? तो ऑप्शन ए है वार्तालाप कौशल, बी है बहुविकल्पीय प्रश्न, सी है परियोजना कार्य और डी है मौखिक प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 है, आपकी कक्षा में कोई छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो ए कक्षा के साथ, बी उच्च कक्षा के साथ, सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, डी जब वे चाहे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। 32 नंबर प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, बी उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, सी अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, डी छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। प्रश्न नंबर 33 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, सी विकास एवं समृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ए उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, बी उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, सी दूरदर्शन के प्रभाव पर, डी उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो ये वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव और डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो ए है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की भिन्नता, डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। प्रश्न नंबर 37 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी है यह समय बिताने में सहायक होगा, डी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं शारीरिक विकास का प्रयोग करेगा। प्रश्न नंबर 38 है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है? ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंध, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। प्रश्न 39 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन सी। ठीक। प्रश्न नंबर 40 है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान ने जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? ए है गुण सिद्धांत, बी है प्रकार सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रश्न 41 है, मन का मानचित्र संबंधित है ए बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से, बी साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, सी मन का चित्र बनाने से, डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मन की क्रियाशील अनुसंधान से। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 42 है,
छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? इसमें निगेटिव चिन्ह है। तो ए है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, बी है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, डी वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, बी विद्यालयों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ठीक है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 44 है एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, बी उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, सी उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, डी विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 45 व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? ए विकास की दर में, बी विकास क्रम में, सी विकास की सामान्य क्षमता में, डी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन विकास के दर में, ए। प्रश्न नंबर 46 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ए सभी विषयों का मूल्यांकन, बी सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक का मूल्यांकन। ठीक। प्रश्न नंबर 47 है मूल्यांकन का उद्देश्य है ए बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, बी जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसको पुष्टि पोषण करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है ए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, बी चर्चा करना, सी कहानी कहना, डी प्रश्न पूछना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी प्रश्न पूछना। ठीक है, ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 49 है दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, सी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। प्रश्न 50 है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, बी शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, सी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, डी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा सही, डी। ठीक है। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। अब हम आपसे विदा लेते हैं और साथ ही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं साथ ही इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। तो अब हम चलते हैं। जय हिंद।